जनरली आज की भाग दौड़ में, आज की सक्सेस की रेस में, पैसा कमाने की दौड़ में हम सब कुछ कर रहे हैं, बट एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो है हमारी हेल्थ। हम अपने आप के साथ ही कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके। यार ध्यान तो देना पड़ेगा। बॉडी जो है, ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं दोगे वो चलती रहेगी। आप जितना प्रॉपरली उस पर ध्यान दोगे, जितना उसका ध्यान रखोगे, वो आपका उतना ही साथ देगी। कोविड के बाद से हम सब ने देखा कार्डियक अरेस्ट के केसेस, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इन सब के केसेस बहुत बढ़ गए। और जो भी मेरी पर्सनल ट्रेनिंग रहती है, पहले मैं उनका प्रॉपर एक ब्लड वर्क कराता हूँ। ब्लड वर्क के थ्रू देखते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम है। पहले नंबर उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको लेवल में लाते हैं। अगर कोई फिजिकली या फिर उसको इंटरनली प्रॉब्लम है तो वो ठीक करते हैं पहले। फिर उसके बाद हम लोग उस गोल की तरफ जाते हैं। फैट लॉस है, मसल गेनिंग है। जब भी कोई बिगनर पहली बार वर्कआउट करने जाता है, जिम करने जाता है, उसके मन में एक ही क्वेश्चन रहता है, यार मैं पहले मसल बिल्ड करूं या फैट लॉस करूं। तो वो पहले आपको गोल अपना समझना पड़ेगा कि गोल क्या है। आप जाके रैंडमली जिम जाओ, कुछ भी उठाओ, कुछ भी रखो, कुछ भी पटको, तो बॉडी नहीं बनने वाली। सर, एक जनरल व्यक्ति अपने आप को फिट कैसे रखे कि वो फिट भी रहे, अच्छा दिखे भी, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर पाए। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, अब पहले नींव खड़ी करते हैं ना। अगर नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो ये फैक्ट भी यहीं पे कहीं ना कहीं चलता है। आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पे होने वाला है। जनरली आज की भाग दौड़ में, आज की सक्सेस की रेस में, पैसा कमाने की दौड़ में हम सब कुछ कर रहे हैं, बट एक चीज़ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। वो है हमारी हेल्थ। हम अपने आप के साथ ही कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके। आप कितना भी कुछ कर लो, बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको नेक्स्ट लेवल रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी तो आप कहाँ से कुछ अच्छा कर पाओगे। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है हेल्थ और फिटनेस पे। इसलिए आज के गेस्ट है हमारे मिस्टर राकेश ओमरे सर, जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हेल्थ और फिटनेस पे दिया है। उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं, और इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, मलेशिया हो गए और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में कंपटीशन खेले हैं, और इनफैक्ट उसमें गोल्ड मेडल भी जीता है। तो मैं हूँ कुणाल मालवी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं दी मास्टरमाइंड शो। आइए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो राकेश जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया भाई। और सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी कोई बिगनर पहली बार वर्कआउट करने जाता है, जिम करने जाता है, उसके मन में एक ही क्वेश्चन रहता है, यार मैं पहले मसल बिल्ड करूं या फैट लॉस करूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो, कोई भी बिगनर हो, तो आप बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए जाओ। बॉडी रिकम्पोजिशन वो आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। रिकम्पोजिशन मेरी नज़र में यार भाई ऐसा है कि अगर बंदे का फैट परसेंटेज क्या है ना, अब सबसे पहले हम देखते हैं उसका फैट परसेंटेज। अगर लगता है अपन को कि बहुत ज़्यादा है फैट परसेंटेज, तो उस पर तो रिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। पॉसिबल ही नहीं। तो अगर फैट परसेंटेज उसका ठीक है, मॉडरेट है, जिस पे हम कर सकते हैं फैट परसेंटेज मतलब रिकम्पोजिशन, तो फिर वहाँ पे तो हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा है फैट परसेंटेज, तो फिर हमें पहले फैट लॉस पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम रिकम्पोजिशन पे जा सकते हैं। अब सर, बॉडी रिकम्पोजिशन पे आते हैं। बॉडी रिकम्पोजिशन कौन कौन कर सकता है? मुझे लगता है जो बिगनर है वो कर सकते हैं, और जो बहुत टाइम के बाद फिर से वर्कआउट करने आ रहे हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने बोला कि आपका फैट लॉस भी होगा क्योंकि आप डाइट फिर से अच्छी करोगे, आप वर्कआउट करोगे, फिर से आपका मसल ब्रेक डाउन होगा, मसल टूटेगा और ग्रो होगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस पर। रिकम्पोजिशन के बारे में बताऊँ, उसमें देखिए सबसे बड़ा रूल होता है आपकी कैलोरीज का, है ना। अगर आपकी कैलोरीज, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ रही है, हम उसमें से 500 कैलोरीज अगर इंक्रीज करके डालेंगे, जो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मान लीजिए आपकी 2200 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस गोल आ रहा है, तो हम उसको 500 इंक्रीज करेंगे उसमें। और वहाँ पे हम ये ज़रूर देखेंगे कि हम जो खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, या जो भी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, वो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यार वो ऐसे ना हो जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई हो, है ना। तो वो बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कहीं ना डाइट का बहुत बड़ा रोल है यार भाई। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर डाइट पे जाएंगे। अगर वो प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो बिल्कुल उन्हें जो गोल चाहिए ना वो अचीव कर पाएंगे। बट सर, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, आप 2-3 साल से कर रहे हो रेगुलर वर्कआउट, तो फिर बॉडी रिकम्पोजिशन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फैट लॉस हो गया और मसल बिल्ड करना बहुत ही अपोजिट है। एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। क्योंकि फैट लॉस में आपको कैलोरी डेफिसिट पर रहना पड़ेगा, वर्कआउट में बहुत चेंजेस आएगा, क्योंकि आप में इतनी एनर्जी नहीं रहती, इतना एंड्योरेंस नहीं रहता कि आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर पाओ। और मसल बिल्ड में आप कैलोरी सरप्लस पर रहोगे, आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे। हाँ, अगर मतलब रिकम्पोजिशन एक अलग ही हो गया है ना, वो रास्ता ही अलग हो गया। फैट लॉस एक अलग रास्ता हो गया, मसल गेन एक अलग रास्ता हो गया। तो अगर आप एकदम बीच का रास्ता है रिकम्पोजिशन, जिसमें हम
फैट लॉस भी करेंगे और मसल गेन भी करेंगे। तो मैं वो फिर से वही बात बोलूँगा कि यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो डाइट का रहेगा मेन रोल। अगर हम यहाँ पे डाइट एकदम प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपका मसल गेन भी होगा और फैट लॉस भी होगा। और यहाँ पे आपका वर्कआउट पैटर्न क्या चल रहा है वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट लॉस वाला वर्कआउट करेंगे या कार्डियो कर रहे हैं तो वहाँ पे गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा भाई। तो वहाँ पे हमारा वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट, मसल बिल्डिंग साइंस। ठीक। मसल बिल्ड, क्योंकि बहुत सारे लोग का रहता है जब मसल बिल्ड करना रहता है कुछ गलतियां कर देते हैं, या तो मसल बिल्ड नहीं होता या फिर फैट गेन हो जाता है, उनका वेट गेन हो जाता है। हाँ, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है मसल साइंस, मसल बिल्डिंग साइंस समझना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? जेनेटिक, आपकी सब पे बात करेंगे, जेनेटिक, आपकी वर्कआउट, ट्रेनिंग और रेस्ट साइकिल। बिल्कुल। यहाँ पे यार भाई सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं। इसको हम लोग हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अब हाइपरट्रॉफी के बारे में तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, हम इसको समझाते हैं ऐसे थोड़ा हैं सा कि आप समझा दो। हाँ, कि जैसे आप वर्कआउट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपका एक प्लेटो आ गया, आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, आप पर प्लेटो है, बहुत टाइम से रुका हुआ है, मसल गेन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रोटोकॉल अपना चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम हो सकता है कि एक ही प्रोटोकॉल बहुत टाइम से कर रहे हों, एक ही वर्कआउट पैटर्न बहुत टाइम से कर रहे हों, सेम कैलोरीज खा रहे हों, या आपका प्रोटीन इंटेक कम हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम अगर जहाँ पे भी गलती होगी उसको पहले सही करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वर्कआउट पैटर्न आपका सेम वेट से आप कर रहे हो बहुत टाइम से, उसको चेंज करो, आप उसको बढ़ाओ या आप उसको ओवरलोड पे ले जाओ, या ब्रेक डाउन करने के लिए आप सेट बढ़ा सकते हो, रैप बढ़ा सकते हो या वेट बढ़ा सकते हो। कुछ हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि मसल ब्रेक डाउन बढ़े। और बिगिनर्स, जैसे बिगिनर है उसको मसल बिल्ड करना है, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? जेनेटिक। मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर जेनेटिक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेम वर्कआउट करते हैं, डाइट सेम लेते, सब प्रोटोकॉल सेम रहता है, बट एक को 40% दिख रहा है रिजल्ट, बट सामने वाले को हो सकता है 60% या 80% उससे बहुत अच्छा दिखे रिजल्ट। बिल्कुल, वहाँ पे जेनेटिक बहुत मैटर करता है भाई। और वहाँ पे आपका फैट फ्री मास इंडेक्स क्या है वो हमें चेक करना पड़ेगा, और एकदम वो कैसा आ रहा है। अगर आपका जेनेटिक उतना मसल मास होल्ड नहीं करती बॉडी, तो हाँ थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा अदर उस बंदे के मुकाबले जिसके जेनेटिक बेटर हो, जो जल्दी मसल गेन करता हो। तो हाँ, यहाँ पे करेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा यार यहाँ पे, आपकी डाइट पे भी, वर्कआउट पे भी, आपके रेस्ट पे भी। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। होगा रिजल्ट तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे बिल्कुल। अच्छा, जेनेटिक्स से बात हुई, आजकल बहुत चल रहा है कि जेनेटिक अच्छे हो तो रिजल्ट तो आपको बहुत नेक्स्ट लेवल मिलेगा, बट जिनका जेनेटिक इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उनको बहाना मिल जाता है, यार हमारा जेनेटिक अच्छा नहीं है, इतना प्रोग्रेस नहीं मिल रहा। अब मान लो किसी का जेनेटिक बहुत ही खराब है या फिर बहुत एवरेज है, तो वो एक अच्छी बॉडी अचीव कर सकता है, अच्छी फिजिक अचीव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है यार भाई, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बोला टाइम लगेगा, उसको सारी चीज़ों पे बहुत प्रॉपरली ध्यान देना पड़ेगा, तो बिल्कुल मिलेगा, उसको भी रिजल्ट मिलेगा। अब सबका बॉडी टाइप अलग होता है यार, अब उसका गोल कैसा है, वो एक्सपेक्टेशन कैसी करता है, वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बॉडी बिल्डर की तरह एक्सपेक्टेशन करोगे तो आपको एक बॉडी बिल्डर लाइफ ही जीनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते आप जनरल लाइफ को बॉडी बिल्डिंग से कंपेयर करो। तो अगर आपको बॉडी बिल्डिंग वैसी फिजिक्स चाहिए तो वैसा उसकी तरह लाइफ भी एकदम जीनी पड़ेगी, कि वो कैसे टाइम टू टाइम फूड लेता है, रेस्ट करता है, वर्कआउट करता है, स्लीपिंग पैटर्न उसका बेटर होता है, सप्लीमेंटेशन उसका बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। तो ये सारी चीज़ें भाई मिल के काम करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जेनेटिक थोड़ा सा बड़ा फैक्टर रोल इसलिए करता है क्योंकि आप जिसका जेनेटिक अच्छा नहीं है वो उसको लगे 2-3 साल, बट यहीं किसी का जेनेटिक अच्छा है उसका वेट भी ज़्यादा अच्छा उठेगा और उसको रिजल्ट भी कम टाइम में और अच्छे मिलेंगे और एक अच्छी नेक्स्ट लेवल फिजिक पे जा सकता है वो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मिलेंगे। एक्चुअली यार यहाँ पे मैं ऐसे जाऊँगा कि जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके बहुत मेहनती लोग रहे हैं, जैसे किसान के बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, कुछ मजदूर देखे होंगे आपने सड़कों पे, जिनकी बॉडी बहुत अच्छी रिप्ड दिखती है, वो तो नहीं सब कुछ करते ना, तो वो कहीं ना कहीं यार इसलिए होता है क्योंकि उनकी पुरानी पीढ़ी वालों ने भी उतनी ही मेहनत की है ना। तो यहाँ पे यार डिपेंड, यहाँ से आते हैं जेनेटिक। तो जैसे आप जो कह रहे हो कि यार जो बच्चा जिसके जेनेटिक अच्छे नहीं है, तो हाँ उसे टाइम लगेगा यार, ये तो है 100% सत्य है कि यार उसे टाइम तो लगेगा, उसे मेहनत पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो हार मान लेगा तो फिर बात ये लगेगी, फिर वो वहीं पे छोड़ दे कि यार नहीं यार मैं 1 साल हो गया अब तो बॉडी बनी नहीं रही है, टाइम लगेगा। हो सकता है 2 साल लगे, 2.5 साल लगे।
मिलेगा रिजल्ट, कुछ ना कुछ तो आएगा। इसमें भी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया का जेनेटिक अच्छा नहीं, हम जेनेटिकली इतने ब्लेस्ड नहीं है, बट वो रूट कॉज नहीं बताते। अगर हम इससे पहले चलें, पास्ट में चलें, हिस्ट्री में चलें, महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान, इन सब के टाइम में तो इनके जेनेटिक वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक थे वर्ल्ड में। उस टाइम के जेनेटिक बहुत अच्छे थे, हाइट बहुत अच्छी थी, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि डाइट अच्छी थी, सब कुछ प्योर था। बट फिर हम आ जाते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा या इंडिपेंडेंस के बाद भी डाइट अच्छी नहीं थी, पैसे इतने नहीं थे, भूखमरी थी और नॉलेज नहीं था। आज भी हम हमारे इंडियन थाली में देखें तो कार्ब्स की वैल्यू बहुत है, बट प्रोटीन की इतनी वैल्यू नहीं रहती है, प्रोटीन बहुत कम रहता है। तो इसलिए डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ यार, यहाँ पे डिपेंड करता है आप कंपेयर किससे कर रहे हो यार। देखो अब अगर हम जो बॉडी बिल्डर हैं यूएस के, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, हम उनसे कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे अगर हम अपने आप को पुराने लोगों से कंपेयर कर रहे हैं तो यार जो जैसा उनकी लाइफस्टाइल थी ना, हमें वही कहीं ना कहीं फॉलो करनी पड़ेगी। वो खाते कितना थे, सोते कितना थे, है ना, उनकी लाइफ में स्ट्रेस लेवल क्या था, प्योर था, सब प्योर था। अब जो आप फूड देख रहे हो आजकल, फूड बहुत मुश्किल है प्योर मिलना अपने यहाँ इंडिया में, तो बहुत ही दिक्कत है। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, वो जो खाते थे ना उसको वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब भी करते थे अच्छे से। तो यहाँ कहीं ना कहीं यार ये फूड और फूड का मामला है सारा। आप खाते कैसे हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी। अब आप 2-2:30 बजे तक जाग रहे हो, 3 बजे तक जाग रहे हो, आप 4 बॉडी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जो पुराने जेनेटिक थे उनकी तरह हो जाओगे, यंग एज में तो फिर भी कर लोगे थोड़ा बहुत। नहीं हो सकता भाई, आपको वो वैसी लाइफस्टाइल ही फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें भी जैसा मेरा मानना है कि अगर आपको चलो जेनेटिक थोड़े 19-20 भी हैं, मैंने एक स्टडी देखी थी, 5 लोग हैं जिनके जेनेटिक बहुत अच्छे हैं बट उनको डाइट अच्छी नहीं दे रहे। एक रिसर्च हुई थी, और 5 लोग जिनके जेनेटिक बुरे हैं बट उनको डाइट अच्छी दे रहे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके जनरेशन बाय जनरेशन जो वीक जेनेटिक थे उसके जेनेटिक अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि डाइट अच्छी है। और जिनके जेनेटिक अच्छे थे बट डाइट अच्छी नहीं तो उनके जेनेटिक वीक होंगे। तो क्या सर जेनेटिक अगर बुरे भी हैं, हम अच्छी डाइट से उसको लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैन बी इम्प्रूव आवर जेनेटिक्स? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं यार भाई। आप अगर किसी चीज़ को बनाने में लगे हो ना तो वो बनेगी चीज़, है ना। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, अब पहले नींव खड़ी करते हैं ना, अगर नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो ये फैक्ट भी यहीं पे कहीं ना कहीं चलता है कि आप, आज मैं हूँ 16 साल का और मैंने आज जिम स्टार्ट किया, वर्कआउट, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ 2-3 साल से, अच्छा डाइट ले रहा हूँ, अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ, तो भाई मुझे उसके रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे ही अगर आप जेनेटिक की तरफ जा रहे हो और हमें आने वाली पीढ़ियों के जेनेटिक अपने अच्छे करने होंगे, तो आज हमें अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करनी पड़ेगी, हमें सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा यार। तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं आपको पूरा लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, फिर जाके आप उस जेनेटिक को मेंटेन कर पाओगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने वर्कआउट बहुत टाइम हो गया, 4-1 साल हो गए करते हुए जिम में। मैंने वर्कआउट के पहले भी बचपन से देखे तो मेरी ऐसी डाइट नहीं थी जैसे आजकल होती है कि पहले बहुत ख़राब डाइट है आपकी, जब आते हैं जिम में बाहर का खा रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं, फिर आके एकदम से वो करते हैं तो उनको टाइम लगता है सूट होने में, उनकी बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। बट मेरी डाइट बचपन से कहीं हद तक प्रोटीन भी अच्छा खासा था, सही थी। तो जब मैं आया वर्कआउट में तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा, मैं फ्लो में पहले ही था। तो मेरे था कि फ्लो में था तो इतना टाइम लगा कि लगता ना कि पहले बॉडी आपकी रिएक्ट करती है, 1-2 साल टाइम लगता है। शुरू से ही थोड़े अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे थे मुझे। हाँ, मतलब आपका कहना ये है कि डाइट अगर अच्छी स्टार्टिंग से अच्छी हो, अगर आपका ऑलरेडी फूड अच्छा है, डाइट अच्छी है, तो हाँ रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे ना। आप जो मसल्स को चाहिए, जो मसल फूड होता है आप उसे दे रहे हो, तो वो बढ़ेगा, इम्प्रूव ही होगा वो। और आप फिर जब वर्कआउट करोगे, आप जब मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो फिर वो मसल इम्प्रूव भी होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका मसल बिल्डिंग का जो, जैसे आपने किसी मसल्स को ब्रेक किया, अब उसको रेस्ट दिया, आपको प्रॉपर प्रोटीन दिया उसको, तो वो इम्प्रूव होना ही है। फिर इसमें हम मसल बिल्डिंग पे आते हैं, वर्कआउट पे। मुझे अब लग रहा है लोग ना वर्कआउट को, जितने भी हैं कुछ हद तक एथलीट भी वर्कआउट को थोड़ा सा प्राइमरी से सेकेंडरी पे शिफ्ट हो गए। प्राइमरी अब उनने बना लिया है, मेन अपनी डाइट सप्लीमेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा डिपेंड हो गए। हम पुराने टाइम में देखते थे इनकी बॉडी भी अच्छी, इंटरव्यू देखते हैं आर्नोल्ड किसी का भी, उनका मेन फोकस पहले वो आपकी वर्कआउट पे रखते थे। वो इतनी इंटेंसिटी से अपना मसल तोड़ते थे कि जब आप डाइट लो, डाइट तो ही मेन, डाइट लो, रेस्ट लो तो रिकवर हो जाए। बट आज मैं देखता हूँ जैसे बहुत सारे जो बिगिनर आते हैं, या टाइम हो भी गया तो या फिर वो थोड़े फैंसी अप्रोच की तरफ चले जाएंगे वर्कआउट में। हाँ, थोड़ा वर्कआउट पे इतना कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, इतनी हिट हो नहीं रही है, वर्क डाइट और उस पर देंगे ध्यान वो। बिल्कुल डाइट पे नहीं। अब जैसे आपने सप्लीमेंट्स बोला, नाम लिया, तो सप्लीमेंट्स सेकेंडरी होता है हमेशा। सेकेंड सप्लीमेंट्स की हमें तब रिक्वायरमेंट पड़ती है जब हमारी डाइट में वो फूड ना हो। जैसे हमारे बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, गुड फैट है।
अगर आपकी डाइट में से नहीं हो पा रहा है तो हमें सप्लीमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट है वो हमारी, इसलिए सप्लीमेंट लेते हैं लोग। लेकिन आप उतनी मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आपके गोल के अकॉर्डिंग आपका सप्लीमेंट चूज होगा, आपका जो गोल होगा। जैसे आप बिगनर लेवल पे हो तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा और आपका मल्टी वाइटामिन, है ना। अगर आपकी डाइट में उतना प्रोटीन है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको सप्लीमेंट की तरफ जाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब आप जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उतना नहीं मिल पा रहा है डाइट से तो फिर आपको लेना पड़ेगा सप्लीमेंट। यहाँ पे ये चीज़ है। पर जो आपने बोला कि आज का यूथ सप्लीमेंट की तरफ जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उन्हें बताया ही वही जा रहा है ना। हाँ, एंड्योर्स हो रही है रील्स पे, ब्रांडिंग ही हो रही है ना कि भैया आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका मसल गेन नहीं होगा, आप प्री वर्कआउट नहीं लेंगे तो आपसे वर्कआउट ही नहीं होगा। तो वो बोला जा रहा है बार बार, तो जो देखेगा बच्चा यार वो उसी को मान लेता है ना। और सप्लीमेंट्स मेन लोग समझते नहीं हैं। अगर आजकल बच्चों को या लड़कों को लगता है कि हम सप्लीमेंट्स ले लेंगे तो हमारी बॉडी अपने आप अच्छी, बहुत नेक्स्ट लेवल बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी, बट उनको ये नहीं लगता कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप कितने भी सप्लीमेंट ले लो, नहीं बनेगी, क्योंकि मेन डाइट है, सप्लीमेंट आइसिंग ऑन द केक जैसा होता है। बिल्कुल। आपको पहले तो देखिए जिम पे काम करना पड़ेगा। आप अगर उतना वर्कआउट ही नहीं कर रहे हो जितने में मसल ब्रेक होता है, और उस लेवल का वर्कआउट ही नहीं है आपका कि मसल टूटे, तो फिर उस सप्लीमेंट का क्या मतलब निकलेगा, आप बताओ ना। सप्लीमेंट और पेशेंस, मतलब आज आप भी देखते होगे जिम में, जैसे कोई आया उसको 6 महीने में अच्छी बॉडी बनाना, सलमान खान जैसी वर्कआउट भी करना, बट ये नहीं समझते आपके स्टार्टिंग में, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, 6 महीने से 1 साल आपको तो पहले सही फॉर्म पॉइस्चर समझने में लगेगा, अपनी बॉडी को समझने में लगेगा कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। जरूरी नहीं कि आपकी अगर अच्छी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रही है तो मेरी बॉडी भी उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करे और रिकवर हो। टाइम लगता है भैया, मतलब एक जो मसल आदमी की एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो आपका गोल होगा, जैसे मान लो जो आप चाह रहे हो कि मैं एकदम राउंड मसल के साथ दिखूं बढ़िया, टाइम लगेगा उस पर। उस गोल को समझो पहले आप, उस गोल के अकॉर्डिंग फिर सारी चीज़ें चूज करो आप, कि आप उतना फूड ले रहे हो, नहीं है तो सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो वो पहले आपको गोल अपना समझना पड़ेगा कि गोल क्या है। आप जाके रैंडमली जिम जाओ, कुछ भी उठाओ, कुछ भी रखो, कुछ भी पटको, तो बॉडी नहीं बनने वाली। आपको पहले नंबर अपना गोल पहले समझना पड़ेगा कि भैया 1 साल के अंदर मुझे अपनी बॉडी में 5 किलो मसल मास इंक्रीज करना है, और उसको नोट डाउन करके उसको समझो पहले कि ये गेन कैसे होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ बैठ के बात करो, समझो क्या वर्कआउट होगा, क्या डाइट प्लान होगा, क्या आपका डेली लाइफ रूटीन होना चाहिए, आपको सोना कितना है, आपका अगर किसी भी चीज़ में आपका सप्लीमेंट्स हेल्प कर सकता है तो वहाँ पे सप्लीमेंट ऐड करो। तो वो एक पूरा गोल के अकॉर्डिंग वर्क करो आप, ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी चल रहा है, आपको लगा आज वर्कआउट नहीं है तो कल प्री वर्कआउट उठा लाए ऐसे नहीं होगा। आपको सारी चीज़ों को एकदम प्रॉपर वे में चलना पड़ेगा। मतलब शुरू में जैसे मेरा था कि आप 6 महीने कर रहे हो, सबसे पहले अपनी वर्कआउट, तब तक तो अपने वर्कआउट का प्राइमरी गोल रखो कि मेरे को सही फॉर्म पॉइस्चर के साथ करना है, ट्राई करना है कि मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से बने, बिल्कुल बिल्कुल, वेट अच्छे से उठाने लगूं, फिर आप जाओ मसल बिल्डिंग। आपको पहले पॉस्चर ही सीखने में टाइम लग जाएगा, आपको डंबल बैलेंस करने में टाइम लग जाएगा। अगर आपने गलत तरीके से किया इंजरी हो जाएगी, और वो इंजरी हो सकता है आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम कर जाए, हो सकता है कि आप 6 महीने तक रेस्ट पे रहो। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो ना एकदम पॉस्चर के साथ कर रहे हो। इसलिए लोग ट्रेनर लेते हैं, आपने देखा होगा कई लोग पर्सनल ट्रेनर रखते हैं अपने साथ, या उनको एक एक्स्ट्रा पे करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि भाई उनको इंजरी नहीं होनी चाहिए, या फिर उनका जो गोल है वो अचीव कर पाए। हाँ। जैसे राकेश जी, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता आपसे अच्छा कोई समझा पाएगा। कोई बिगनर है तो इसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, इसका प्रोटोकॉल प्लान कैसा रहना चाहिए? जैसे कोई बिगनर है यार भाई, तो क्या होता है, वो आज के टाइम पे जैसे जिम जा रहा है तो उसको लगता है कि मैं 6 डे वर्कआउट करूँ, है ना, और पर डे जाके वर्कआउट करूँगा तो मेरी बॉडी जल्दी बन जाएगी। अब उसको ये पता नहीं होता कि हम जब वर्कआउट करते हैं तो मसल ब्रेक होता है, मसल ब्रेक होने के बाद उसको एक प्रॉपर रेस्ट चाहिए, उस रेस्ट में वो रिकवर होगा। तो जो बिगनर है, अब उसका जो ब्रेकडाउन है मसल का, वो रिकवर होगा कम से कम 2 दिन में। तो मेरे हिसाब से उसको वीक में 3 या 4 दिन वर्कआउट करने जाना चाहिए, रेस्ट ज़्यादा दे, डाइट अच्छी ले। अगर डाइट एकदम प्रॉपर है तो उस 3 या 4 दिन के वर्कआउट में ही उसका एक अच्छा फिजिक में बिल्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यार वो 6 दिन जाएगा तो ही वर्कआउट कर रहा है। 6 दिन वो करते हैं जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए हैं, हाँ, इंटरमीडिएट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, या जिन्हें पता चल गया कि अब मैं बिगनर लेवल से ऊपर जा चुका हूँ,
तो वो 6 दिन करते हैं, या बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी 6 दिन करते हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा सभी लोग 5 डे जाते हैं। जो आप देखना एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर है ना, वो रेस्ट ज़्यादा करते हैं वर्कआउट से ज़्यादा। वो 2 दिन वर्कआउट करते हैं, 1 दिन रेस्ट लेते हैं, फिर 2 दिन वर्कआउट करते हैं, 1 दिन रेस्ट लेते हैं। तो बिगनर है अगर बंदा, तो उसको रेस्ट और वर्कआउट दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा सा मैं एग्री नहीं कर रहा। जैसे बिगनर की बात हुई, मुझे लगता है जैसे मैंने पढ़ा है, सुना है कि आप जब बिगनर हो तो आपको कोई भी मसल हफ्ते में 2 बार या 2 से 3 बार मसल तोड़ना चाहिए, अच्छे से मसल ब्रेक डाउन हो। जितना आप अच्छा मसल ब्रेक डाउन करोगे उससे अच्छा आपकी मसल मेमोरी बनेगी, आपका अच्छा मसल गेन होगा और आप हैबिचुअल होगे उसके। एकदम बिगनर है अगर भाई, तो वो फिर 6 दिन वर्कआउट करेगा ना, तो रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी मेरे हिसाब से। मुझे जो लगता है वो रिकवरी अगर रेस्ट दे के करेगा ना, तो जो उसका फूड प्रॉपर होगा ना, उसको मसल एकदम प्रॉपर जुड़ेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर हम जोड़ने से पहले ही उसको तोड़ देंगे तो वो बढ़ नहीं पाएगा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, जैसे आप एडवांस पे हो, आप तो प्रोस पे हो, एडवांस हो गए, इंटरमीडिएट हो गए, हमें पता है मसल कैसे तोड़ना है, वो कितनी इंटेंसिटी के साथ तोड़ना है। अगर हम उस मसल को तोड़ पाते जितना हमें चाहिए, अब कोई बिगनर है, उसको इतना नहीं पता, अब वो हफ्ते में 2 या 3 दिन वर्कआउट कर रहा है, बट क्या वो अपनी मसल तोड़ पा रहा है उस लेवल पे कि उसकी मसल रिकवर हो? हाँ, वही मैंने बोला ना कि यार अगर उसको नहीं है नॉलेज, तो वो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ कर सकता है। वो अगर 1 दिन जाएगा और अच्छे से वर्कआउट करेगा, उसको तोड़ेगा, और जब वो प्रॉपर उसको रेस्ट देगा, जुड़ने का टाइम देगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है फूड की वो देगा, तो वो बहुत अच्छा बिल्ड कर पाएगा। आप किसी भी अच्छे बॉडी बिल्डर को दें, सीबम का ही आप देख लो, सीबम का ट्रेनिंग रूटीन देखो आप उठा के, तो 2 से 3 दिन वर्कआउट के बाद वो 1 दिन का रेस्ट लेता ही है। तो वो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर आप रिकवरी नहीं करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं शट डाउन मार जाता है, रिकवर नहीं कर जाता है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है उससे। इसमें जैसे मुझे लगता है कि इसमें भी हम बॉडी टाइप, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है आपका। जैसे अकॉर्डिंग टू मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, जैसे मैंने भी ये फॉलो करा कि अभी जैसे पॉडकास्ट चल रहा है, कभी टाइम नहीं मिलता, तो मैंने 2-6 महीने मैंने ट्राई करा था कि वीक में 3 या 4 दिन वर्कआउट करता हूँ, बट हाई इंटेंसिटी के साथ करूँगा, मसल को तोड़ूंगा 3 से 4 दिन। बट फिर मैंने अभी जब 6 दिन करता हूँ मैं, हर मसल को मैं हफ्ते में 2 बार तोड़ता हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। अब हो सकता है मेरी रिकवरी, बॉडी की रिकवरी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आप रिकवर कर पा रहे हैं तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। आप रिकवर फील कर पा रहे हैं, पेन नहीं हो रहा है मसल्स में, आपको स्टिफनेस फील नहीं हो रही है, तो ये हो रहा है, हो सकता है आप रिकवर अच्छे से कर रहे हो। पर मेरा देखो कहना, आपने बिगनर वर्ड यूज़ किया था, मैं भी जो भी बोला अभी, मैं बिगनर के अकॉर्डिंग बोला कि बिगनर को तो कभी उतना वर्कआउट उसने किया नहीं होता, मसल को उतनी ट्रेनिंग की आदत भी नहीं होती उसको। आप अगर 2 से 3 सेट भी लगाओगे ना, तो वो उतने में ही थक जाएगा मसल उसका। तो वो बिगनर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर वो इंटरमीडिएट लेवल पे आ गया है, उसका मसल थोड़ा बिल्ड हो गया है, तो उस मसल्स को ब्रेक डाउन होने में भी टाइम लगता है, तो इसलिए हमें उसको ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, जैसे मैंने ये इंटरमीडिएट की बात करी, अगर मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जैसे मैंने बताया, जब मैं हफ्ते में 3 दिन कर रहा था, चलो 19-20 रिजल्ट होता तो मान लेते, मैं हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट कर रहा हूँ, 4 दिन रिजल्ट मिल रहे हैं, बट होती ना एक डेफिनेशन आ रही है, एक अच्छा शेप आ रहा है, थोड़ा मसल मास अच्छा दिख रहा है। बट वहीं अगर मैं हफ्ते में 7 में से 6 दिन कर रहा हूँ अच्छी इंटेंसिटी के साथ, तो मुझे मेरी बॉडी में नेक्स्ट लेवल दिखता था। रिकवरी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि रिकवरी में टाइम लग रहा, ये मेरी बॉडी है कि मुझे ऐसा सूट हो रहा है, तो मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। वो वही बात आ गई ना भाई कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर अगर एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जाए अपन, तो वो फिर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। हम पहले हम उसको देखेंगे बंदे को, ऐसा नहीं है कि अब हम 3 दिन 4 दिन ही कराएंगे वर्कआउट। अगर हमें लग रहा है कि यार ये बंदा 5 दिन कर सकता है, तो हम उसे 5 दिन भी करा सकते हैं, और फिर उसके रिजल्ट जो आगे हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है हमें, तो वो चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि हम सेम ही चीज़ चलती रहेगी, चेंजेस होंगे चीज़ें, और वो एक अनुभवी व्यक्ति के अंदर ही हो सकता है यार, अकेले खुद नहीं कर सकता। या तो खुद भी करे बंदा, तो उसको खुद स्टडीज करनी पड़ेंगी बहुत सारी, वो कर सकता है। और ये माइंडसेट टू माइंडसेट वेरी करता है, आपका माइंडसेट कैसा हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने वर्कआउट थोड़ी इंटेंस नहीं करी, मॉडरेट लेवल पे करी हफ्ते में 3 दिन, बट डाइट मेरी एक्यूरेट है, फिर भी मेरे मन में चलता है यार इतना सेटिस्फाई नहीं होता, नहीं यार मैंने कहीं कम ही कर दी, इतना अच्छे से मैं अब इस बार कर नहीं पाया। बट अगर मैं हाई इंटेंसिटी करूँ, हफ्ते में 6 दिन करूँ, और चलो 1 दिन जैसे लेग मारे, हाई इंटेंसिटी के साथ अच्छा तगड़ा वर्कआउट करके आया हूँ, और डाइट 19-20 हो भी जाती है मेरी, तो एक मन में सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार वर्कआउट करी है। देखिए, वर्कआउट एंजॉय करने से ज़्यादा मुझे लगता है रिजल्ट एंजॉय करो आप, है ना। अब वो रिजल्ट कैसे आएंगे, वो बहुत सारे
ये भी हो सकता है कि आपको 6 दिन में भी आ रहे हो, मज़ा आ रहा हो, क्योंकि जिम जाके तो रोज़ मज़ा आता है ना। जिम जाते हैं लोग, मज़े के लिए भी जिम करते हैं कुछ लोग इसलिए नहीं जाते कि हमें हमेशा रिजल्ट आए, लोग मज़े के लिए भी जाते हैं। माइंडसेट अच्छा होता माइंडसेट अच्छा होता है, उन्हें अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। तो वो चीज़ है भाई। अगर आप रिजल्ट के लिए जा रहे हो तो वो एकदम प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन आप एंजॉय करने जा रहे हो तो वो बात अलग है। आप 6 दिन जाओ, मस्त एंजॉय करो, आप ट्रेडमिल भी कर सकते हो, आप जुम्बा, आजकल जुम्बा भी हो जाता है, एरोबिक्स भी होते हैं, तो आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो। आप इंजॉय के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल 6 दिन जा सकते हो। लेकिन अगर आपका सीरियस गोल है, तो अगर मसल बिल्डिंग गोल है, सीरियस गोल है, या फैट लॉस गोल है आपका, वो भी सीरियस गोल है कि भाई मुझे फैट लॉस करना है, तो वो आपको एकदम प्रोटोकॉल के अंदर ही करना पड़ेगा। और नोट डाउन करो आप इन चीज़ों को। जब नोट डाउन करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार मैंने पिछले जो हफ्ते किया है, वो इस वीक से कितना इम्प्रूव हुआ है या वीक गया है। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था एक पर्सनल, कि बोलते हैं ना कि जैसे 70 या 80% डाइट है, 20% आपकी वर्कआउट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारे आजकल बोलते हैं, आपने 50% अगर डाइट है तो 50% वर्कआउट भी है। हाँ। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे, जिस प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप समझा देना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो, आपकी मसल ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, आपकी मसल यूज्ड टू हो जाएगी, कंफर्ट जोन में हो जाएगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने बोला ना कि अभी आपका अगर प्लेटो आ गया है, आपको लग रहा है कि मेरा 2 वीक से 3 वीक से रिजल्ट वहीं रुके हुए हैं, प्लेटो आ गया है, और तो उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ना आपको। हो सकता है आपका प्रोटीन जो आप ले रहे थे, मसल मास इम्प्रूव हुआ हो, प्रोटीन आप उतना ही ले रहे हो, तो हो सकता है कि वो प्रोटीन कम पड़ने लगा हो सकता है आपको 5 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन और इंक्रीज करना पड़े। तो वो सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर वे में जाएंगी भाई। जैसे हम बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं ना कि एक डायरी रखते हैं, नोट डाउन करते हैं हाँ। कि इस वीक में हमने क्या प्रोग्रेस करी वर्कआउट में, बिल्कुल। या तो सेट बढ़ा दो अपने, या तो वेट बढ़ा दो। हाँ। छोटे छोटे, ऐसा भी नहीं कि आप एकदम से 10-20 किलो बढ़ा लो, हाँ। 2.5 किलो 5 किलो जितना, या फिर 1-2 रैप बढ़ा दिए। क्योंकि अगर आप स्क्वाट भी से अपन 100 किलो से, ये बेसिकली आप अपन जो बात कर रहे हैं ना, ये सीरियस गोल वालों की हो गई है ना। अब यहाँ पे कई लोगों के पास आपने देखा होगा वक्त भी नहीं होता जिम जाने का, तो हम इन पे भी बात कर सकते हैं। जैसे कि अब किसी बंदे का ऑफिस है जो हफ्ते में शायद 3 दिन जा पाता हो जिम, है ना, तो वो मेरे हिसाब से जनरल फिटनेस के लिए जाएगा, या उसको 3 दिन में ही ऐसा वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे उसकी बॉडी का फैट लॉस हो सके या मसल गेनिंग हो सके। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करता है यार। अब किसी बच्चा है, उसके पास टाइम है, 6 दिन कर सकता है, 5 दिन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई बिजी मैन है, फिर भी उसे अपनी फिजिक अच्छी करनी है, तो यार उसको उस 3 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा ना। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किसकी लाइफ कैसी है, लाइफस्टाइल क्या है। सर एक जनरल व्यक्ति अपने आप को फिट कैसे रखे कि वो फिट भी रहे, अच्छा दिखे भी, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर पाए। ये बहुत सारे लोग का कंफ्यूज रहता है, क्योंकि सबके पास जिम जाने का टाइम नहीं रहता है। एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल एक बिजी शेड्यूल में भी वो मेंटेन कर पाए। वो यार भाई ऐसे कर सकता है कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ऐड कर सकता है, वॉक कर सकता है, योगा कर सकता है, कोई भी ऐसा जो वो कर पाए घर पे, या वॉक कर ले, साइकिलिंग कर ले। लेकिन उसको आखिर में आना अपनी लाइफस्टाइल पे ही पड़ेगा, डाइट पे रहेगा, कैलोरीज पे ही रहेगा। जो वो जिसकी जो डेली नीड है कैलोरीज की, उसको उतनी ही लेनी पड़ेगी। अगर वो कैलोरीज बराबर कंज्यूम कर रहा है, घर की नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे रिजल्ट नहीं आएंगे भाई। उसको रिजल्ट के लिए एकदम कैलोरीज के अकॉर्डिंग अपनी डाइट प्लान करना पड़ेगा, उस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा एक लंबे समय तक। ये नहीं है कि हमने 2 महीने 3 महीने किया और हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक लाइफस्टाइल में ही लाना पड़ेगा उसको कि मुझे यही खाना है, इस लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चलना है, और हमें एक फिट बॉडी चाहिए। तो ये एक हो सकता है भाई। बाकी अगर वो चाहे कि बॉडी बिल्डर की तरह हो जाए, हाँ, वो तो नहीं, तो वो संभव नहीं। एक जनरल हेल्थ अच्छी रहे हाँ, उसकी, जनरल अच्छा थोड़ा दिखे। हाँ, तो वो एक उसका सारा घूम फिर के देखो बात वहीं आती है कि आपको एक डाइट पे ध्यान देना ही पड़ेगा। डाइट, आप क्या फूड कंज्यूम करते हो, सोते कितना हो, आपकी डेली लाइफ कैसी है, ये बहुत डिपेंड करता है। अब सर हम बहुत सारे देख रहे हैं आजकल के जो जेनजीज हैं, वो शॉर्टकट या स्मार्ट वर्क की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और हार्ड वर्क को थोड़ा नेगलेक्ट कर रहे हैं कि हम कंपाउंड मूवमेंट पे इतना ध्यान नहीं देंगे, हम आइसोलेशन मूवमेंट से ही बॉडी बना लेंगे। आइसोलेशन मूवमेंट कर रहे हैं, फैंसी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब भाई चलो, तुमने इन सब से एक्सरसाइज करके तुमने बॉडी बना भी ली, पहली बात तो इनसे बनेगी भी ना। आइसोलेशन मूवमेंट से तुम्हारा मसल टूटेगा नहीं, मसल ग्रोथ नहीं होगी, मसल मैच्योर नहीं होगा। अगर फिर भी तुमने बना ली, बट ऐसी क्या काम की बॉडी भाई जिसमें तुम्हारी बॉडी में जान ही नहीं हो, एंड्योरेंस ही नहीं हो, स्ट्रेंथ भी नहीं हो।
तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कंपाउंड रिजल्ट पे बिलीव करो। ये जो भी तुम देख रहे हो, इनने जो आइसोलेशन मूवमेंट का जो यूट्यूब वीडियो बना भी रहे हैं, रील्स बना भी रहे हैं, उनने पास्ट में देखो, उनने 5-6 साल दबा के कंपाउंड मूवमेंट ही करा है, उसके बाद एक फिजिक मेंटेन करी, उसके बाद वो आए आइसोलेशन पे। मूवमेंट करते नहीं रिजल्ट हैं। आएंगे ना, उससे भी आएंगे, लेकिन एक हद तक कहीं ना नहीं, कहीं वो उनकी भी रुकेगा। वो लोग बैक स्टोरी नहीं देख रहे जो बोल रहे हैं ना यूट्यूबर, हाँ। उनके अगर 5-6 साल पहले जाओ तो वो भी कंपाउंड रिजल्ट ही करते हुए, कंपाउंड मूवमेंट ही करते हुए मिलेंगे। हाँ हाँ, नहीं देखो, रिजल्ट हर चीज़ से आएगा, लेकिन वो एक लेवल तक है ना। जैसे ही उसका प्लेटो आएगा वो रुक जाएगा, फिर आपको वहाँ से कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आप सोचो कि मैं आइसोलेशन मूवमेंट करके बॉडी बिल्ड कर लूँ, तो वो संभव नहीं है। सिर्फ पंप और एक ही अच्छा, definition पंप अच्छी हो आपको जाएगी। मिलेगा, एक पंप आ जाएगा, आपका मसल ब्रेकडाउन नहीं होगा, वो कंफर्ट जोन में वर्कआउट चलेगा, फिर वो ब्रेकडाउन होगा ही नहीं मसल्स का। नहीं, मेरा भी यही कहना है कि चलो आपने चलो आइसोलेशन से कैसे डाइट बना भी ली बॉडी, बट ऐसी बॉडी क्या काम की, बॉडी में आपकी अच्छी जान नहीं हो, एंड्योरेंस नहीं हो, स्ट्रेंथ नहीं हो। स्ट्रेंथ के लिए जो बॉडी बिल्डर भी लेवल है, डिपेंड करता है। आप जैसे कि आपको एक लेवल तक आपकी स्ट्रेंथ है, आप 10 किलो का वेट उठा पा रहे हो, आप चाहते हो कि मैं 15 किलो पे जाऊं, तो आपको 15 किलो का डंबल उठाना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है। तो जब तक आप 15 किलो का उठाओगे नहीं, उस वेट की मसल्स को आदत ही मसल नहीं मेमोरी होगी। नहीं हाँ, होगी। मसल मेमोरी नहीं बनेगी, आदत ही नहीं बनेगी। तो वो चीज़ है, आप अगर स्ट्रेंथ चाहते हो नेक्स्ट लेवल की, तो नेक्स्ट लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। अगर आप 10 किलो से ही संतुष्ट हो और जिस बॉडी से संतुष्ट हो, आप वहीं पे कर सकते हो, वो उतने में बनी रहेगी वो। पर रिजल्ट चाहिए आपको उसके ऊपर के, तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। फिर सर आते हैं हम हार्ट पे। कोविड के बाद से हम सब ने देखा कार्डियक अरेस्ट के केसेस, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इन सब के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, और स्पेशली 20 से 45 की एज के उसमें लोगों को बहुत आ रहे हैं। और स्पेशली हम देखें कोविड के बाद से जो जिम जा रहे हैं, बहुत सारे लोग को जिम में कार्डियो करते हुए, वर्कआउट करते हुए अटैक्स आ रहे हैं। अब इसमें आप जिम को बदनाम कर रहे हो या वैक्सीन को बदनाम कर रहे हो, मुझे लगता है ये गलत है। आप कोविड के बाद से देखो हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ी है, हमारी डाइट बहुत बिगड़ी है, हमने बाहर का बहुत खाने लगे, एडिक्शन, स्मोकिंग बहुत करने लगे, कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल अच्छा है नहीं, उसमें आप जिम का दोष दे दो तो उसमें तो कुछ है ही नहीं बात। वही आपने बोला ना कि अभी फूड वहाँ पे बहुत मायने रखता है। अब आप अगर पैकेजिंग वाला फूड खा रहे हो, जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हो, और आप टेस्ट नहीं करा रहे हो आपके इंटरनल ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, पता थोड़ी चलेगा। हार्ट अटैक सडनली आता है, ब्लॉकेज है सडनली आएगा, पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप रेगुलर बेस पे अगर बाहर का खाना खा रहे हो, वो ऑयल कैसा यूज़ हो रहा है, आप जो आपका फैट है उसके अंदर फैट लेवल क्या है, आपका न्यूट्रिशनल लेवल क्या है उसके अंदर, वो चेक नहीं कर रहे हो। आप खा रहे हो बाहर का, आप कह रहे हो मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ, चिकन खा रहे हो, आप बाहर का खा रहे हो बना हुआ, पर उसमें जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, आपको ये पता भी होना चाहिए ना। तो वो कारण यही है भाई, क्योंकि आपने देखा होगा सडनली लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन मार्केट है बहुत तेज ग्रो हुआ है, और वो इसमें जोमेटो भी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको सडनली 2 मिनट में आपके हाथ में खाना दे देते हैं, लेकिन उस खाने के अंदर क्या होता है ये नहीं पता है ना। तो एक आम इंसान को पता भी नहीं होता है कि वो फूड कैसा चूज़ करे। तो यहाँ पे यार कहीं ना कहीं नॉलेज का खेल है, कि अगर नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी खाते रहोगे और वो एक दिन आपको प्रॉब्लम करेगा। तो अगर यहाँ पे हम अपनी फूड को चेंज करें तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। पहले लोगों में नहीं आता था, पहले लोग घर का खाना खाते थे, अपने हाथ का बना खाना खाते थे, उसमें हमारा प्योरिटी रहती थी। और आपके घर में क्या है आप यूज़ कर रहे हो ना, जो घर का खाना यूज़ कर रहे हो, आपको पता है क्या खा रहे हो आप, ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हो आप घर का, तो नहीं होता। तो मेहनत भी कहीं ना कहीं है, आप खा रहे हो कैलोरीज 5000, आप यूज़ नहीं कर रहे हो 2000 दिन भर में, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, आपका फैट स्टोर हो रहा है, आपके ब्लॉकेज हो रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, आप चेक भी नहीं कर रहे हो। और यही है यार कहीं ना कहीं रीज़न, फूड। आपका फूड जैसा होगा आपकी बॉडी वैसी चलेगी। आप करवाते हैं चेक जब जैसे कोई बिगनर आया आपके पास ट्रेनिंग के लिए? जैसे मेरे जो भी मेरी पर्सनल ट्रेनिंग रहती है, पहले मैं उनका प्रॉपर एक ब्लड वर्क कराता हूँ। उस ब्लड वर्क के थ्रू देखते हैं हम कि क्या प्रॉब्लम है। पहले नंबर उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको लेवल में लाते हैं। अगर कोई फिजिकली या फिर उसको इंटरनली प्रॉब्लम है तो वो ठीक करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग उस गोल की तरफ जाते हैं। फैट लॉस है, मसल गेनिंग है या बॉडी बिल्डिंग है, तो उस तरफ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे ट्रेनर कहीं गलती कर लेते हैं, या फिर जो जिम जा रहे हैं बिगनर है उनसे भी ये गलती होती है। सबसे पहले अपनी ब्लड रिपोर्ट करवा लो। अगर आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है,
अगर ये सब चीज़ अच्छी नहीं है और आप वर्कआउट करने आओगे तो ये सब प्रॉब्लम होएगी। इन सब में आप वर्कआउट करोगे फिर तो आपको पहले नेगेटिव रिजल्ट ब्लड वर्क मिलेगा ही। करना पड़ेगा, और ब्लड वर्क तभी नहीं करना है, ब्लड वर्क मैं सभी को बोलूँगा कि हर 6 महीने में एक अपना ब्लड वर्क कराओ आप, ताकि इंटरनली पता चलता रहे कि आपका हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, किडनी फंक्शन क्या है, लीवर फंक्शन क्या है, बहुत सारे ऑर्गन है, हार्मोनल लेवल है, वो सब देखना पड़ता है। तो ये ब्लड वर्क के थ्रू ही पता चलेगा, आप ऊपर से नहीं देख सकते। अब इसमें भी हमने डाइट तो बात कर ली, बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा लोग नेगलेक्ट करते हैं तो अपनी स्लीप को। आपकी नींद अच्छी नहीं है ना सर, मैंने कहीं रिसर्च में पढ़ा था, आपकी डाइट अच्छी नहीं है आप सर्वाइव कर जाओगे, बट अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है आप नहीं कर पाओगे सर्वाइव। अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि सबसे अच्छे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारे स्लीप में ही होते हैं। हमारा स्ट्रेस लेवल भी कहीं ना कहीं उससे करता है ना, ड्रॉप होगा। आप नींद बहुत जरूरी क्वालिटी है, हाँ क्वालिटी स्लीप जरूरी है, 6 घंटे की तो होनी ही चाहिए यार। तो नींद तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। रेस्ट बोल, जिसे अपन इतनी देर से बात करें तो हर जगह रेस्ट आया एक वर्ड, तो आप जब बॉडी से इतना काम लेते हो तो उसे रेस्ट तो देना पड़ेगा। जब आप रेस्ट देंगे तो रिकवर भी करेगा प्रॉपरली, आपके हार्मोनल बैलेंस भी रहेंगे, है ना। तो नींद जरूरी है यार। अब जैसे कॉमन है, कॉमन पर्सन हाँ, कोई भी, हाँ आम आदमी है जो जनरल फिटनेस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सबसे बड़ी बात है हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जिम हो गया, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, वर्कआउट हो गया, स्पोर्ट्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखिए क्या है कि जैसे हमारी दैनिक लाइफ है, जो हम वर्कआउट करने जिम जाते हैं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये हेल्प करते हैं। हम जिम इसलिए जाते हैं कि हमारी दैनिक लाइफ बेटर हो सके ना, इसलिए। मान लीजिए हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ कम है तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उससे हमारी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हम उसको योगा के थ्रू, स्ट्रेचिंग के थ्रू इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस कम है तो हम वहाँ पे कार्डियो ऐड करेंगे। तो हम वर्कआउट ही इसलिए करने जा रहे हैं कि हमारी दैनिक लाइफ बेटर हो पाए, और रीज़न भी यही था जिम खुलने का, या फिर सारी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, आप उसे अगर अपनी लाइफ में ऐड करेंगे ना तो आपका दैनिक लाइफ कहीं ना कहीं बेहतर ही होगा। तो हमें कुछ ना कुछ वर्कआउट तो करना पड़ेगा, हमारा शरीर बना ही वर्कआउट के हिसाब से है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जो आप खा रहे हैं वो यूज़ ही नहीं होगा, तो हमें कुछ ना कुछ वर्कआउट तो करना पड़ेगा। हम उसको किसी भी एक्टिविटी के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस चाहिए, आपको कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज ऐड कर सकते हो, साइकिल हो गया, रनिंग हो गया, वॉक हो गया, कुछ भी कर सकते हो। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी में, आप तो उसको योगा के थ्रू आप अच्छा कर सकते हो। आपका स्ट्रेंथ, अगर आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है आपको, ताकि कभी भी कुछ उठाने की ज़रूरत पड़ जाए, कभी हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में कि हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मान लीजिए हमारी गाड़ी पंचर हो गई तो हमें गाड़ी धड़काने के लिए स्ट्रेंथ की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, जो आप कर सकते हो लाइफ में। इससे मुझे एक बात याद आई, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, बहुत बड़े सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं, उनका नाम नहीं बोलूँगा, उनने बोला देखो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी जिम में यूज़ नहीं होती। हम बहुत सारे जो ओल्ड एज पीपल रहते हैं उनकी जो डेथ होती है, या तो कभी गिर के हो जाती है, कहीं गिर गए तो उससे उनकी तबीयत ख़राब हुई, डेथ हो गई, या तबीयत ख़राब होती है तो उनकी प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो पहले से उनकी बॉडी में नहीं है तो उनकी डेथ हो गई। उसका मेन रीज़न आता है उनकी बॉडी में मसल मास। अगर आपका अच्छा खासा मसल मास है, स्पेशली ओल्ड एज वालों को जिम जाना ही चाहिए, क्योंकि आपके अगर थोड़ा बहुत मसल मास है, एंड्योरेंस है, आप उसकी डाइट उसका रीज़न है फिजिकली फिट ना होना, है ना। तो फिजिकली फिट वो कैसे होगा? जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा या अपने आप को एक्टिव रखेगा, है ना। आप एक एक्टिव व्यक्ति को देखिए जो बहुत एक्टिव होगा, जो जिम जाता हो या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता हो, भले ही उसकी एज ज़्यादा हो, पर वो दिखेगा आपको एक कम एज में। मतलब मान लीजिए उसकी एज 60 ईयर्स है, तो वो आपको करीब 50 के आसपास दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी बॉडी पे ध्यान दिया है। तो यार ध्यान तो देना पड़ेगा। बॉडी जो है, ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं दोगे वो चलती रहेगी। आप जितना प्रॉपरली उस पर ध्यान दोगे, जितना उसका ध्यान रखोगे, वो आपका उतना ही साथ देगी। और देना भी चाहिए यार भाई, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आप तक आपके आखिरी तक आपका साथ देगी। और वो हेल्दी है तो और बेटर है ना आपके लिए, कि आप ज़्यादा एज भी हो जाए तो आप किसी पे डिपेंड नहीं होगे, फिर आप खुद पर डिपेंड रहोगे। इसलिए मैंने बोला, जैसे आपने भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, कोई ओल्ड एज के हैं, गिर गए, उनकी हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसके कारण कुछ और नए कॉम्प्लिकेशन आ गए, और कई बार इसके कारण डाइट, इन सब के कारण उनकी डेथ हो जाती है। बट अगर उनका मसल मास पहले से फिट होंगे, अच्छा खासा होगा, तो इतना उनको वही सर्वाइव कर जाएंगे। मान लीजिए कोई इंजरी हुई आपको,
तो आपकी बॉडी इस लेवल पे है ही नहीं कि उस इंजरी को संभाल पाए, Survive कर है ना, जाए। सर्वाइव कर पाए या रिकवर कर पाए। आप पहले से इतने वीक हो कि हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, तो आपकी डेथ तो पक्की है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि मुझे कोई अगर बाय द वे कुछ लाइफ में हो जाए, तो उससे रिकवर होने के लिए आपके पास आपकी इम्यूनिटी हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी खासा- फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। और वो एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं होगा, Time- आपको बहुत उसको time लाइफ लगता है। टाइम करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। वही जिम को अपने यहाँ जिम हो गया, वर्कआउट हो गया, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गई, उसको एज अ आप ग्लैमर साइड मत लो, उसको बिल्कुल। आप लाइफस्टाइल ही मानो। जैसे आप खाना खा रहे हो, जितना आपका इंपॉर्टेंट खाना खाना है उतना ही आपका वर्कआउट करना है, एक लाइफस्टाइल में बना लो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपकी लाइफस्टाइल ही बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम में फिट रहूं, एक अच्छी लाइफ जीऊं, तो आपको उसको लाइफस्टाइल में ही ढालना पड़ेगा। आपको डेली जिम जाना है, आपको डेली वॉक करना है, डेली योगा करना है। जिम भी नहीं गए तो वर्कआउट कुछ भी कुछ ना करनी है। कुछ आपको करना पड़ेगा। आपका ध्यान आपको खुद रखना है, क्योंकि आपको कुछ होगा तो इंसान 1 साल तक आपकी ध्यान रख सकता है, 2 साल, उसके बाद वो भी परेशान होगा। तो आप जितना अपना ध्यान रखेंगे ना, आप उतना बेटर है आपके लिए यही। क्योंकि इंडिया में हमारे कॉमन है ना कि 40, 45, 45 तक हम पूरा ध्यान अपना फोकस पैसे कमाने में, करियर में लगाते हैं, फिर जो हमने पैसा इकट्ठा करा वो अपनी हेल्थ में ही लगा देते हैं। ये तो उससे सही- पहले सही। कुछ हाँ। थोड़ा टाइम, थोड़ा ये एकदम सही बात। अमाउंट इन्वेस्ट, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपनी हाँ। हेल्थ में ही है। आप जो पैसा कमाने के लिए अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो ना, वो पैसा एक दिन आपकी हेल्थ पे ही लगता है। फिर और फिर पैसे आपने कमाया, वो एंजॉय आप उसको कोई कुछ कर ही नहीं मतलब का नहीं पाओगे। वो पैसा। आप पैसा अगर कमा रहे हो कमाओ, लेकिन साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखो, क्योंकि आगे चल के कोई बीमारी होगी तो उस पैसे का क्या होगा। आप उस पैसे को यूज ही नहीं कर पाओ, एंजॉय ही नहीं कर पाओगे ना। तो पहले नंबर तो आप हेल्थ पे ध्यान दो, आप, ताकि उस पैसे को और उस टाइम को एंजॉय कर पाओ। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ में है। अगर आप, क्योंकि हेल्थ, आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आपकी चलो फिजिकल फिटनेस तो अच्छी होगी, बट आपकी मेंटल फिटनेस, आपका मेंटल लेवल, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा। आप जब जिम करते हैं या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो मेंटली भी Toughness बहुत हाँ, बढ़ती है। आपकी, स्ट्रांग बनाता है वो Challenging, आपको। क्योंकि आपको हाँ, बहुत आता है। किसी भी फेस को आप चैलेंजिंग जो फेस होते हैं हमारे चैलेंजिंग फेस, उनको सरवाइव कर जाओगे। क्योंकि स्पोर्ट्स हो गया, बिल्कुल, जिम हो बिल्कुल। गया, एथलीट हो गया, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके आते रहते हैं, इंजरीज आ गई या कोई बिल्कुल, चैलेंज बिल्कुल। आ गए, तो उनको होते ही डील रहता करना है। आदत हो जाती है। आदत हो जाती, पेन होना, पर डे पेन हो रहा है, मसल ब्रेक हुआ, पेन हुआ, आपको इंजरीज हो गई, तो आप उसको भी आदत हो जाती है। फिर वो बॉडी को एक माइंडसेट आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग हो है जाता है, इससे, माइंड strong हो से जाता है। काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। फिर हम आते हैं मसल बिल्डिंग पे, डाइट पे। अब बहुत सारे लोग आजकल प्रोटीन करते हैं, बट वो कार्ब्स और हेल्दी फैट को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है अगर चलो आप जिम जा रहे हो, आप अपनी मसल तोड़ रहे हो, फिर आप उस मसल को रिकवर करने के लिए प्रोटीन लोगे, बट आप ढंग से अपनी मसल तोड़ने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, फ्यूल चाहिए। वो बिल्कुल। कहाँ से आएगा? कार्बोहाइड्रेट से आएगा। कार्बोहाइड्रेट। और फैट भी आपकी मसल को कहीं ना कहीं सस्टेन रखता है इसको। यहाँ पे होती है भाई एक बैलेंस डाइट, है ना। आप किसी एक इंग्रेडिएंट से आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते। आप चाहो तो मैं से प्रोटीन ले लूँ और मसल बिल्ड हो जाए, तो संभव नहीं है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट आपकी कैलोरीज की होगी, कार्ब्स की होगी, वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा एनर्जी सोर्स होता है ना, अगर एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होगा, तो जो आप प्रोटीन ले रहे हो वो ही एनर्जी में बर्न हो जाएगा। तो जो आप प्रोटीन ले रहे हो फिर वो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, जहाँ पे सारे मिनरल्स, विटामिन्स और गुड फैट, गुड कार्ब और गुड प्रोटीन, ये तीनों मिलके काम करते हैं। इसमें तीनों आप चारों थोड़ा परसेंटेज बता दो, जैसे 40% प्रोटीन, 35% कार्ब्स। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। वाइज तो हाँ कंफ्यूज हैं, बहुत एक सारे नॉर्मल लोग के प्रोटोकॉल लिए हैं। एक थोड़ा अब एक जनरल पर्सन का मैं बोलूँगा, जो उसको लेना पड़ेगा उसका बॉडी वेट का 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम तक जा सकता है। फैट उसका गुड फैट है 40 से 50 ग्राम जा सकता है। ये एक रेशियो है जनरल का। बाकी उसके गोल के अकॉर्डिंग फिर उसका डाइट प्लान होता है जो हम लोग करते हैं, और उसका मसल मास कितना है बॉडी में, उसका मस्कुलर इंड्योरेंस क्या है, तो वो सारी चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है यार भाई। हम एक प्रोटोकॉल नहीं कर सकते नहीं इस पे। follow। हाँ, तो हाँ, एक वो- जनरल आदमी हाँ, करे। जो जनरली है उसको 1.5 ग्राम तो चाहिए पर केजी पे प्रोटीन। इसमें भी मैं एक बिगिनर्स की गलती देखता हूँ, जब पहली बार जिम आते हैं वो एकदम से, बहुत बार कभी कभी सडनली जब जिम आए तो प्रोटीन इंटेक एकदम से बहुत बढ़ा देते हैं, 100 ग्राम या 120 ग्राम बढ़ा देते हैं। अब आप पहले आपका 30-40 ग्राम है, आप एकदम से बढ़ा दोगे तो आपके लीवर, आपकी गट हेल्थ पे भी लोड आएगा। बिल्कुल आएगा। आप धीरे धीरे बढ़ाओ, पहले अपना 40 से, फिर अपना बॉडी वेट, सपोज आपको 70 kg, 70 ग्राम प्रोटीन करा, फिर 100 ग्राम करा, फिर 120 ग्राम करा, धीरे धीरे बढ़ाओगे तो
अच्छा रहेगा, बॉडी पे लोड नहीं आएगा, लोड नहीं बॉडी आएगा। एकदम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करेगी वो। पहले हमें उसको धीरे धीरे ही इम्प्रूव करना होगा। हम 60 ग्राम खा रहे हैं तो हमें 80 पे जाना पड़ेगा, फिर 100 पे जा सकते हो आप, और फिर धीरे धीरे जैसे आपके रिजल्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप हर हफ्ते बढ़ा दो, हर महीने बढ़ा दो, आपको धीरे धीरे आपके गोल के अकॉर्डिंग। आपका मसल मास अगर 100 ग्राम से ही बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? आपका 100 ग्राम से जब बढ़ना बंद हो जाए तब उसको आप बढ़ा सकते हो, 120 कर सकते हो आप। अपनी गट हेल्थ सबसे बड़ा बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है, प्रॉब्लम रहती है, अपनी गट हेल्थ को कैसे अच्छी करें, क्योंकि आपका गट अच्छा नहीं रहेगा, आपकी गट हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, डाइजेस्ट होगा नहीं, तो फिर वो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे अच्छे, कितना ही प्रोटीन ले लो। गट हेल्थ जो है ना यार भाई, वो एक चीज़ से नहीं है। गट हेल्थ के लिए हमें, जैसे मैंने भी बोला, बैलेंस डाइट। अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपका फाइबर इंटेक भी फिर ज़्यादा लगेगा आपकी बॉडी को। फाइबर नहीं होगा तो वो स्टूल को प्रॉपर पास नहीं होने देगा। तो वहाँ पे हमें फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और वाटर, पानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पानी का इंटेक भी कम है तो भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा। तो पानी, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब बैलेंस में जाएगा। जब वो बैलेंस जाएगा तो नहीं होगा गट हेल्थ। अब हम आते हैं फैट लॉस पे। फैट लॉस की बात करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बिगनर? मुझे लगता है सर, फैट लॉस में जब भी फैट लॉस का नाम सुनते हैं, बहुत सारे ट्रेनर भी फैट लॉस से कार्डियो बहुत करवाते हैं, या एब्डोमिनल एब्स की ट्रेनिंग बहुत करवाते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आता, अगर आप रोज़ एब्स मार रहे हो, हमारे एब्डोमिनल भी एक मसल है, जैसे लेग एक मसल है, बाइसेप एक मसल है, अगर आप रोज़ एब्स ट्रेन करोगे तो वो डैमेज ही होगी, रिकवर नहीं होगी। और अगर आप, जैसे मेरे को फैट लॉस, जैसे मुझे फैट लॉस करना है, तो अगर मेन गोल में अगर कार्डियो बनाऊंगा, आप बहुत कार्डियो करोगे, एक तो आपको जॉइंट पेन होगा, मसल लॉस होगी आपकी, और आपकी बॉडी ना बहुत, आपकी स्किन क्वालिटी बहुत बेकार होगी, और जिस दिन आप कार्डियो छोड़ दोगे बहुत जल्दी आप उसी शेप में जाओगे। बट वेट ट्रेनिंग के साथ ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे सारे बॉडी के मसल्स पार्ट हैं, वैसे ही वो भी मसल्स हैं। हम उसके रोज नहीं कर सकते। आप रोज करोगे तो फिर वो रिकवर कब करेगा? तो और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर एब्स रोज लगा रहे हो तो वहां से फैट चला जाएगा। स्पॉट रिडक्शन कभी नहीं होता। स्पॉट, हाँ, ये बहुत सारे लोग का रहता है कि यहाँ का फैट चले जाए, एब्स मार लो। तो आज भी है, बहुत पहले तो था, अब पहले से ज्यादा अवेयर हैं लोग, लेकिन अभी भी है कुछ लोगों में। वो सोचते हैं कि साइड्स मेरे कैसे चले जाएं, एब्स से फैट कैसे चला जाए। क्या होता है, पूरी बॉडी में एक साथ फैट आता है और एक साथ ही जाता है, वो लेयर वाइज लेयर। तो ऐसे ही है, बस वहाँ पे ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, तो दिखता है ज़्यादा वो। और एब्स लगाना जरूरी है। जैसे आप बाइसेप लगाते हो वैसे ही एब्स लगाने हैं। रोज नहीं लगाना, रोज नहीं लगाना है। बाइसेप आप हफ्ते में एक बार करते हो, ऐसे एक बार एब्स भी कर सकते हो। और फैट लॉस, कार्डियो बस से तो फैट लॉस होगा नहीं। अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं तो नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। आपको सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ेगी, उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी लानी पड़ेगी, आपको कार्डियो भी करना पड़ेगा। और अगर जैसे एक रनर है तो रनर का गोल है उसको रनिंग करनी है, 5 किलोमीटर हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है उसका गोल। तो उसको मसल से मतलब नहीं है, उसका मसल लॉस भी हो जाएगा, तो चलेगा, कोई मतलब नहीं। उसको कोई मतलब नहीं। उसका गोल है रनिंग करना, अपने इंड्योरेंस को इंक्रीज करना, ताकि वो उस गोल को अचीव कर पाए। अगर आपका फैट लॉस गोल है तो आपको यहाँ पे एक लिमिटेड कार्डियो करना पड़ेगा। करना है कार्डियो, ये नहीं कि नहीं करना है, करना है, लेकिन लिमिटेशन में, ताकि आपका मसल लॉस ना हो। उतना करना है जितने की आपकी रिक्वायरमेंट है। फैट लॉस में मुझे ऐसा लगता है, फैट लॉस में और या फिर एप्स की ट्रेनिंग में हो गई, आपका कोर ट्रेनिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप कोर ट्रेनिंग, जैसे आपकी वेट लिफ्टिंग जो एक्सरसाइज होती है, आपकी डेड लिफ्ट हो गई, बेंच प्रेस हो गई, स्क्वाट अच्छी हो गई, अच्छे वेट से कर रहे हैं, आपकी कोर अच्छा एंगेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके एप्स में भी हेल्प करेगी और आपका फैट लॉस भी होगा। कोर ट्रेनिंग ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप सारे मसल्स ट्रेन कर रहे हो, कोर भी करोगे तो कोर एक बहुत बड़ा, मतलब हमारा कोर बीच का पार्ट है। जो आप कुछ भी करोगे ना तो वो कॉन्ट्रैक्शन लेगा और वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगा। अगर आपका स्ट्रांग है तो उसको करना पड़ेगा आपको। हफ्ते में 1 बार 2 बार आप कर सकते हो उसको, और रिकवर का पूरा टाइम दो आप। मुझे लगता है कार्डियो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी जिससे आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, कार्डियो मतलब कोई सी भी ऐसी वर्कआउट, कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी हार्ट हेल्थ इंक्रीज हो, आपका कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी हो जिससे आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी हो। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कोई सा भी स्पोर्ट्स कर रहे हो, या वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्क्वाट मार रहे हैं, कोई सी भी, हम उसमें भी हमारी हार्ट हेल्थ तो इंक्रीज हो रही है ना, हार्ट हेल्थ इंप्रूव ही हो रही है। अगर आप सिर्फ कार्डियो से फैट लॉस कर रहे हो ना, तो आपका मसल इंप्रूव थोड़ी होगा बॉडी में। मैच्योरिटी नहीं आएगी मसल। मसल नहीं होगा तो बॉडी में टोन शेप नहीं दिखेगा। जैसे टोन हो जाती है, बॉडी मस्कुलर दिखती है, तो वो कैसे होगा जब आपका मसल मास होगा बॉडी में। अगर आप सिर्फ कार्डियो के थ्रू कर रहे हो तो आप फ्लैपी हो जाओगे। जो फैट गया है उसके ऊपर की जो लेयर है वो लटक जाएगी, मतलब फ्लैपीपन आ जाएगा उसमें।
तो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग के साथ अगर आप करोगे ना तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट दिखेंगे आपको। और आप कार्डियो कर रहे हो तो वो ये भी सही है बोला आपने, कार्डियो आपकी हर जगह हेल्प करेगा। आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छा है तो आप स्विमिंग भी कर पाओगे ज़्यादा अच्छे से, दौड़ भी पाओगे। तो कार्डियो मतलब यही है कि हमें अपने हार्ट हेल्थ को बेटर करना है और आपकी वो हर जगह हेल्प करे। जहाँ पे भी आपको कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस की ज़रूरत हो वहाँ पे वो हेल्प करे। जैसे फैट लॉस का, जब मैं फैट लॉस पे जाता हूँ तो मेरा ये है, सबसे पहले मेरा प्राइमरी फोकस रहता है वेट ट्रेनिंग। क्योंकि आप कितना फैट लॉस कार्डियो कर लो बट आप वेट ट्रेनिंग करोगे उससे ज़्यादा आपका कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, आपका मसल मास भी मेंटेन रहेगा, थोड़ा बहुत ग्रो भी होगा। अगर आपका वेट ट्रेनिंग हो रहा है तो आपको कार्डियो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। आप 30 मिनट 35 मिनट कार्डियो कर सकते हो पर डे। तो आपका उसमें क्या होगा, फैट लॉस जो होगा तेज़ी से होगा। फिर वो वेट ट्रेनिंग तो आपकी हेल्प करेगी ही वो, क्योंकि जब आप मसल ब्रेक डाउन करते हो तो वो 24 आवर्स कैलोरी बर्न करता है आपको रिकवर करने में। बाकी आप जब कार्डियो करते हो तो इमीडिएट जितने आप कैलोरीज बर्न कर रहे हो उस समय उतनी ही होती हैं। तो ज़्यादा मेरे हिसाब से सही बोल रहा हूँ आप कि आपको वेट ट्रेनिंग पे ही ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मेरा प्रोटोकॉल ये रहता है, अगर आप मैं मसल बिल्ड भी कर रहा हूँ तो क्लीन गेनिंग पे जाऊँगा। ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि फैट गेन हो जाए, मसल इतना गेन नहीं हो, क्लीन गेनिंग करो। फिर जब फैट लॉस कर रहे हो तो इतना एफर्ट डालना नहीं पड़े। इसलिए मैं कार्डियो बहुत कम करता हूँ ना, मतलब देखिए 10% कार्डियो। गेनिंग और फैट लॉस वाला जो प्रोटोकॉल है दोनों का, ये बॉडी बिल्डिंग में चलता है, ये आम लाइफ में नहीं है। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो पहले उसको गेन करना होता है, इसलिए क्योंकि उसको नेक्स्ट ईयर जो स्टेज शो करना है उसको मसल जो अच्छी अभी मसल मास है हमें उससे ज़्यादा उस ईयर में लेके आना पड़ेगा। मान लीजिए आज मैंने 70 केजी में खेल रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट ईयर 75 केजी में खेलना है तो फिर मुझे उतना गेन करना पड़ेगा। ये बॉडी बिल्डिंग गोल है। लेकिन आप जब जैसे जनरल लाइफ है जिसका गोल सिर्फ फैट लॉस है, मेंटेन करना है, मसल मास इतना इम्प्रूव नहीं करना है, तो वो कार्डियो पे जा सकता है। हाँ, कार्डियो और ट्रेनिंग दोनों पे हमेशा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गेनिंग पे नहीं भी जाएगा तो भी चलेगा। वो एक रिकम्पोजिशन जो हमने शुरू में बात की थी, रिकम्पोजिशन पर उसकी मसल अच्छी खासी दिखेगी तो ये नहीं दिखेगा कि इसने फैट लॉस करा तो उसकी मसल लॉस भी होगा। हाँ, वो उसको ऐसे करना पड़ेगा। बाकी आप बॉडी बिल्डिंग की तरह नहीं करना है उसे। बॉडी बिल्डिंग तो एक अलग ही प्रोटोकॉल है, बहुत अलग है वो एक जनरल लाइफ से बहुत अलग है। अब इसमें भी ये हो जाता है, मुझसे बहुत लोग छोटे हैं जो बोलते हैं कि भैया बॉडी बिल्डर जो है उनकी पीक वीक में वो भी तो रोज कार्डियो करते, 40 मिनट कार्डियो करते। तो मैं इनको बोलता भाई देखो वो कार्डियो करते एक ड्राई लुक अचीव करने के लिए, और वो स्लो पेस कार्डियो करते हैं। बॉडी बिल्डिंग से हम जनरल लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने उनको रीजन भी दिया कि आप वो स्लो पेस करते हैं और उनकी एक ड्राई लुक अचीव कर पाए, इसलिए वो कार्डियो करते हैं। वो एक जो स्टेज के लिए वो लोग रेडी होते हैं और वो हमेशा नहीं रहता है भाई। देखो वो रहता है एक शॉर्ट टाइम के लिए, वो उनको 1 दिन या 2 दिन के लिए करना होता है। उसके बाद वो लोग भी वैसे ही रहते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक बैलेंस डाइट उनके कार्डियो जैसे हम कार्डियो करेंगे, थोड़ा हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर दिया। बिल्कुल। अब बॉडी बिल्डर स्लो पेस में करते हैं कि ट्रेडमिल पे हैं तो वो धीरे धीरे वॉकिंग उस पे कर रहे हैं। वो मैं वही बोला ना आपको कि बॉडी बिल्डिंग और जनरल लाइफ हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में आप पूछ रहे हो तो बॉडी बिल्डिंग तो अलग ही है, प्रोटोकॉल ही अलग है वो। उसमें तो कई बार ऐसा होता है कि वेट ट्रेनिंग भी हमें 2 बार दिन में करनी पड़ जाती है, और सुबह कार्डियो, शाम को ट्रेनिंग। बहुत टफ है वो एक जनरल लाइफ नहीं है। अब इसमें मुझे लगता है कार्डियो भी आप कर रहे हो तो जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की जगह आप स्प्रिंट मान लो, क्योंकि जैसे हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड का हमने नाम लिया। जैसे आप 1 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, थोड़े टाइम बाद आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा 2 किलोमीटर। अगर आप स्प्रिंट करोगे तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा मुझे लगता है। मैं यार ये बोलूँगा भाई कि जैसे आपका गोल है फैट लॉस और आपको एक बहुत लंबे समय तक अच्छे एक गोल पर रहना है, तो प्रोटोकॉल ऐसा यूज़ करो आप जो बहुत अच्छे से आप इजीली कर पाओ। लोड के थ्रू नहीं करना है हमें कि मेरे ऊपर लोड है, करना ही है, इतना है, और वो चीज़ वो बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि आप एक ऐसा प्रोटोकॉल यूज़ करो जो आप रेगुलर बेस पे हमेशा कर पाओ। आपकी फिजिक मेंटेन रहे, आपका फैट इंक्रीज ना हो, मसल मास इम्प्रूव होता जाए। तो वो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो बढ़िया आपको एक एस्थेटिक लुक दे पाए, है ना। अगर हम बॉडी बिल्डिंग से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड रहता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही चलते रहते हैं वो। इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या हम सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज साल भर तक मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट आपको जेनेटिक और फिर बहुत सारा उतनी ही डाइट पे हमेशा रहना पड़ेगा जो कैलोरीज आप ले रहे हो, लेकिन वो हेल्दी नहीं है मेरे हिसाब से।
वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हाँ, आपके कंप्रोमाइज आपकी डाइट के साथ थोड़ा बहुत आपके कहीं ना कहीं जॉइंट पे भी इफेक्ट आएगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी आएगा। तो आप चीज़ों को है ना अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग करो, वो ज़्यादा बेटर होगा। अब सर एक बहुत सीरियस टॉपिक जो आपने देखा होगा, रील्स में देखा होगा, वीडियोस में, सत्तू वर्सेस वे प्रोटीन। सर मुझे सुन के ही बहुत बेकार लगता, वे प्रोटीन सत्तू से कंपेयर कर रहे हो। डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी, क्योंकि 100 या 10 ग्राम सत्तू में 8 ही 10 ग्राम प्रोटीन रहता है। चलो प्रोटीन चलो हटाओ, अमीनो एसिड, व्हाट अबाउट अमीनो प्रोफाइल? अमीनो प्रोफाइल जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वे प्रोटीन में, जैसे लूसीन, आइसोलूसीन, बहुत सारे रहते हैं, E ये सब जो हमारी जब मसल ब्रेक डाउन होता है उसको मसल रिपेयर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप 100 ग्राम सत्तू लोगे 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और आप वे प्रोटीन से ये यहाँ पे आप उसको ऐसे देखो सत्य पे जाओ आप, इस पे मत जाओ कि कौन क्या बोल रहा है। हम उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पे आप जाओ। आप जब उसको सर्च करोगे, जो उसमें जो भी चीज़ें ऐड करते हो, आप गूगल करो उसके बारे में, उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट के अकॉर्डिंग वो आ जाएगा कि इतने ग्राम में इतने ग्राम प्रोटीन है, इतने ग्राम कार्ब्स है। और जब आप प्रोटीन लेते हो, वे प्रोटीन लेते हो, जब आप उसके डब्बे के पीछे आपका न्यूट्रिशन फैक्ट देखते हो, तो आप देखोगे अगर आपका कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है तो उसमें एक स्कूप में 24 से 22 ग्राम प्रोटीन रहेगा। अगर वो ब्लेंड है, आइसोलेट 80% आइसोलेट और 20% ब्लेंड है, तो उसके स्कूप में भी 24-25 आएगा। पर जो आइसोलेट होगा उसमें 28 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यार ये साइंटिफिक वे है ना, उनने इतना रिफाइंड उसको इसलिए बनाया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल पाए। सत्तू से अगर इतना मिल जाए तो फिर प्रोटीन, चलो प्रोटीन का मान लो चलो 19-20 मिल भी गया, हाँ। जो इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लूसीन, आइसोलूसीन, वे प्रोटीन में बहुत सारे रहते हैं, जो आपकी मसल जब टूटती है उसको रिकवर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और हेल्प करते हैं। वो आपके सत्तू में है। वो वे का सोर्स है ना, हम मिल्क से ऐड करते लेते हैं उसको, वे है वो मिल्क से लेते हैं, और जब वो उसको बनाते हैं तो बहुत सारे रॉ मटेरियल से बहुत थोड़ा सा अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड वे प्रोटीन में तो आपके साथ कंप्लीट 9 अमीनो एसिड होते हैं उसके अंदर, जो हमें रिकवर करने में प्रोटीन से ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप किसी नेचुरल फूड में से उसको कंपेयर करोगे, जैसे सत्तू बोल रहे हो आप, तो आपको ये देखना पड़ेगा इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं या नहीं है। अगर वो नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेगा। अगर 9 अमीनो एसिड हैं उसमें तो बिल्कुल काम करेगा। क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस करा है कि जब जैसे कभी वे प्रोटीन खत्म हो गया, पनीर को रिप्लेस करा, पनीर ले रहा हूँ मैं, बट मगर स्क्वाट मार रहा हूँ तो जो डेफिनेशन, जो एंड्योरेंस जो था ना, पीक जो चलता है वो दिखता नहीं है। बट जब मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, अच्छा कंज्यूम करता हूँ, डेफिनेशन लगता है और अच्छा रिकवर भी बॉडी बहुत जल्दी होती है, तब पेन नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें 9 अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड भी होंगे आपका, उसको प्रोटीन से ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ प्रोटीन है, आइसोलेट है, प्रोटीन है, थोड़े बहुत कार्ब्स होंगे, फ्लेवर होगा, और वो पूरी तरह प्रोटीन है। अगर आप पनीर देखोगे तो उसमें बहुत सारा फैट है, आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी उससे। जब कैलोरीज बढ़ेंगी तो अगर आपका गोल फैट लॉस है तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करके लेना पड़ेगा आपको। अगर आप सिर्फ प्रोटीन चाहते हैं तो आपको वे प्रोटीन पे जाना पड़ेगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बट टाइम के कमी के कारण एक लास्ट आप जो आज की यूथ को मैसेज देना चाहें, जो जेन जनरेशन है, जो फेक नेटिस को देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं, उनको देख के हमें भी ये बॉडी अचीव करना है, उन्हें जो भी बोल दिया पीछे की मेहनत नहीं दिखाते हैं। मैं उनसे ये बोलूँगा कि भाई आप देखने पे मत जाओ, सच्चाई की तरफ जाओ और उसको एक्सेप्ट करो। आप जब ईमानदारी से एक्सेप्ट करोगे ना उसको, आपको सब खुद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। आप किसी को देख के किसी की बॉडी की तरह अपनी बॉडी नहीं बना सकते ना। आपके जेनेटिक क्या है, उसके जेनेटिक क्या है, उसने कितने साल से वो चीज़ें की, क्या वर्कआउट कर रहा है, वो इंटरनली क्या चीज़ें ले रहा है, उसका जो भी प्लान है, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, सप्लीमेंट्स प्लान, वो कैसा है, या कुछ भी यूज़ कर रहा है वो, उसको देख के मत यूज़ करो। आप अपना गोल चूज़ करो, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चूज़ करो। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो किसी एक्सपर्ट के साथ बैठो, आप उससे बात करो, उससे प्लान लो, वहाँ पे ज़्यादा बेटर आप रिजल्ट निकाल पाओगे। जैसे अभी ट्रेंड में चला था ना 75 हार्ड डेज, आप उसके 75 देख रहे हो, बट उसके पीछे के 7 साल की मेहनत नहीं देख रहे हो। 75 डेज में थोड़ी ना होगा। हम उसके बाद को कॉपी नहीं कर सकते ना यार भाई। मेरी लाइफ अलग है, मैं दिन भर में 2 घंटे अपने लिए वर्कआउट के लिए निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ वो मुझे पता है। अब मैं चाहूँ कि मैं रॉनी कॉलमैन की तरह करूँ तो भाई वो पूरे टाइम खाता था, करता था, 2 बार ट्रेनिंग करता था, उसका गोल था वो। लेकिन मैं उसकी तरह नहीं कर सकता। मैं जो जिस लेवल पे कर सकता हूँ मैं उतने में 100% अपना दूंगा और रिजल्ट मिलते हैं मुझे, बिल्कुल मिलेंगे।
तो वो डिपेंड करता है, आप किसी के देखने पे नहीं जा सकते आप। यार मैं यूथ को यही बोलूँगा कि किसी को देख के आप फिर अपनी लाइफ को उस चीज़ को नहीं, मत करो। आप ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने गोल खुद चूज़ करो और उसको ज़्यादा अच्छे से फॉलो करो। थैंक्स राकेश जी आपका टाइम देने के लिए। इस पॉडकास्ट से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, जो मिथ्स थी मुझे मेरी भी क्लियर हुई। और आई होप आपको भी पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।